नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो में करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा, खास करके बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बीपीएससी में पूछे गए जो नए करंट अफेयर्स के पैटर्न है, उस पैटर्न के आधारित पे हम लोग क्वेश्चंस को लेके आए हैं। तो चलिए करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जीएसटी परिषद के 54वीं बैठक हुई है नई दिल्ली में, और यहां पे पूछा जा रहा है कि जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द जीएसटी काउंसिल। ठीक है, और पहला यहां पे दिया हुआ है कि यह जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये अनुच्छेद 239 सब क्लॉज ए 239 ए सब क्लॉज 1 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, और उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 2 है कि जीएसटी परिषद की अध्यक्षता जो है वो केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो है स्टेटमेंट नंबर 3, निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 3/4 वोटों के बहुमत के आधार पर किए जाते हैं। यानी कि अगर कुछ भी डिसीजन होता है जीएसटी काउंसिल में, तो उसका जो निर्णय है, जो प्रेजेंट सदस्य हैं उसके 3/4 जो वोट पड़ेंगे उसके आधार पर किया जाएगा। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये आपसे पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, है ना। तो यहां पे देखिएगा, ये जो 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो है, ये है ना, ये जीएसटी से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, है ना, ये जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। लेकिन यहां पे जब आर्टिकल की बात आ रही है तो आर्टिकल 239 नहीं, 279 ए सब क्लॉज 1 है, ये याद रखिएगा। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, और बाकी जीएसटी परिषद के जो अध्यक्षता है वो वित्त मंत्री ही करते हैं। इसीलिए ये स्टेटमेंट नंबर 2 सही है और ये वाला स्टेटमेंट नंबर 3 सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 आंसर जो है वो गलत है। समझ में आ रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1। ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे जो आर्टिकल है वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। चलिए, इसमें जब ये मीटिंग हुआ है तो इसमें कुछ बातें की गई है। इसमें आपको बता दें कि जो कैंसर का दवा है उस पे जो परसेंटेज है, जीएसटी का जो परसेंटेज है वो कम किया गया है। तो कैंसर का दवा पे आप देखिएगा, कैंसर का जो दवा है उस पर जीएसटी 12% से घटा करके कितना परसेंट कर दिया गया है, 5% कर दिया गया है। ठीक है, तो कैंसर का दवा पे छूट मिला है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि जो हम लोग का नमकीन है पैकेट्स वाला छोड़ के जो खुदरा विक्रेता में जो मिलता है उसके ऊपर भी 18% जीएसटी से कम करके 12% कर दिया गया है, पैकेज्ड को छोड़ के, है ना, पैकेज्ड वाला में सेम रहेगा। उसके बाद यहां पे देखिएगा, धातु स्क्रैप यानी कि मेटल स्क्रैप अगर आप करते हैं तो उस पे B2B जो लेन देन होगा उस पे 2% आपको टीडीएस देना पड़ेगा, है ना। यानी कि टीडीएस आपको कितना परसेंट देना है, मेटल वाला पे 2%, जो भी ट्रांजैक्शन होगा उस पे आपको क्या करना है, और 2% टीडीएस देना है। यहां पे एक देखिएगा, धातु स्क्रैप के बारे में ये बोला गया है, यहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को यहां पे बात की गई है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेगा। रेलवे के ऊपर जो ये होता है, ट्रेन की जो बोगियां होती हैं उस पे आप देखेंगे कि ऊपर में एयर कंडीशनर का जो पूरा एक यूनिट लगा हुआ रहता है, उसको SHN बोलते हैं। उसमें बहुत सारा वर्गीकृत किया गया है, जिसमें से 28% जीएसटी देना पड़ता है। ठीक है, कार का और मोटरसाइकिल का जो सीट है, जिसमें सीट खरीदते हैं उस पे आपको कितना 18% जीएसटी, जो इससे बढ़ करके 28% जीएसटी अब देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ जो इसका जीएसटी का जो दर है, जो रेट है, उस पे चेंजेस किया गया है इस जीएसटी काउंसिल में, है ना। और कितने नंबर का ये मीटिंग था, तो 54 नंबर का जीएसटी मीटिंग था, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद देखिएगा जो सेवाएं हैं, जीवन बीमा, LIC वगैरह, तो इसमें यह बात कहा गया है कि अभी तक इसके लिए एक मीटिंग, एक कमेटी बनाया गया है। इसमें यह बात करने के लिए कि हम लोग LIC या फिर कोई भी जीवन बीमा है उस पर जीएसटी लगाएं या ना लगाएं, उसका रिपोर्ट आएगा हमारा अक्टूबर 2024 में। ठीक है, ये चीज है। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं और अगर सीट शेयरिंग करते हैं तो उस पे आपको 5% जीएसटी लगेगा, और अगर आप हेलीकॉप्टर का चार्टर्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो उस पे 18% जीएसटी देना पड़ेगा।
उड़ान प्रशिक्षण में कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, इसको जीएसटी मुक्त किया गया है। उसके साथ साथ अनुसंधान और विकास सेवाएं पर सरकार और संस्थान वित्त पोषित अनुसंधान और विकास सेवाएं के लिए छूट दिया गया है। अधिमान्य स्थान शुल्क पर ये सब जो भी दिया हुआ है इसमें ये बात किया गया है, थोड़ा सा रेट जो है वो चेंजेस कर दिया गया है, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यहां पे देखिएगा जो ट्रेड होगा उसमें धारा 16 में संशोधन करने की बात कही गई है। और B2C जो ई चालान है B2C, उसमें आपको क्या कहा गया है कि व्यावसायिक दक्षता और ग्राहक पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए चयनित क्षेत्रों में B2C जो चालान है ई चालान के लिए पायलट प्रोजेक्ट को रन किया जाएगा, पायलट प्रोजेक्ट को, ठीक है। चालान प्रबंधन प्रणाली करदाताओं और चालान स्वीकार करने, अस्वीकार करने या अनुमति देने वाली 1/3 प्रणाली पर परिचित इनपुट टैक्स क्रेडिट समाधान सुधार और त्रुटियों का काम करना होगा, इसमें ऐसा इसमें कहा गया है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हमारा। अब हम लोग बात करते हैं कि जीएसटी परिषद में, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जीएसटी परिषद है क्या। तो जीएसटी परिषद का अगर हम लोग बात करें तो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो जीएसटी परिषद में हम लोग आपको पहले ही बता दिया कि निर्णय क्या होता है, जीएसटी की जो दरें हैं उसको जीएसटी रेट कैसे फिक्स होता है। तो उसमें बैठक में कौन कौन होते हैं, राज्य और केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से इसमें निर्धारित और निर्णय लिया जाता है, यानी कि राज्य सरकार का भी प्रतिनिधित्व रहेगा और केंद्र सरकार का भी रहेगा, ठीक है। जीएसटी परिषद की बैठक आयोजित करने के लिए कुल सदस्यों में से कम आधे सदस्यों की उपस्थिति रहना अनिवार्य है, यानी कि जब कभी भी जीएसटी का मीटिंग होगा तो जितना भी सदस्य हैं उसको कम से कम 50% प्रेजेंट होना अनिवार्य है, ये याद रखिएगा। उसके बाद निर्णय उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 3/4, यही वाला जो है हम आपको स्टेटमेंट में भी दिए थे, तो इसके आधार पर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए केंद्र सरकार के वोट का कुल वोटों का 1/3 होता है, जबकि सभी सदस्य जो सभी राज्य सामूहिक रूप से शेष 2/3 का बहुमत महत्व रखते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है निर्णय जब हम लोग जीएसटी परिषद जब पढ़ते हैं जीएसटी काउंसिल के बारे में, तो उसके बारे में ये थोड़ा सा निर्णय लिया हुआ है कि इसमें कौन कौन शामिल होते हैं और कितना वोट रहता है, कब हम लोग जीएसटी काउंसिल का मीटिंग बुलाते हैं और उसमें कितना अनिवार्यता है, यानी कि 50% आपके पास वो होने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये आपका हिंदी वाला इंग्लिश हो गया, ठीक है, इसमें बोल दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जीएसटी वाला का, तो हो गया ये आर्टिकल आपका 279A सब क्लॉज 1 में ये बात किया गया है। उसके बाद सब क्लॉज 2 में ये कहा गया है कि टुगेदर रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए सेंटर का और स्टेट का, है ना। ये सब क्लॉज 2 में 279 आर्टिकल 279A आर्टिकल सब क्लॉज 2, ठीक है। अच्छा, इसमें चेयरमैन कौन होते हैं, तो चेयरमैन जो है हमेशा वित्त मंत्री होते हैं, इसे याद कर लीजिएगा। और इसमें अगर आपको कोई भी इसका वाइस चेयरमैन अगर बनाना है तो वो कहां से, फाइनेंस डिपार्टमेंट या रेवेन्यू से ही होना चाहिए, इसमें ऐसा बोला गया है, ठीक है। चलिए हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में किस सरकारी प्राधिकरण ने ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उत्तर बंगाल में हेलमेट कैमरा प्रणाली को शुरू किया गया है ना। तो हेलमेट कैमरा प्रणाली को शुरू किया है, ये इंपॉर्टेंट है। और कहां पे, ये नॉर्थ बंगाल में शुरू किया गया है, ये याद रखिएगा, हेलमेट कैमरा। तो ये कहां देखिएगा, लिखा हुआ है ट्रेन एक्सीडेंट का बचाने के लिए, है ना, उसे ट्रेन एक्सीडेंट से रोकने के लिए। तो अदर देन ये क्या हो सकता है, ये भारतीय रेलवे के द्वारा इसको शुरू किया गया है। कौन सा योजना है, हेलमेट कैमरा प्रणाली, यानी कि हेलमेट कैमरा सिस्टम को यहां पे शुरू किया गया है, ठीक है, भारतीय रेल के द्वारा, ठीक है। अगर आप लोग को बात करें कि रेलवे मिनिस्टर कौन है, तो अश्विनी वैष्णव है, इसे भी याद कर लीजिएगा, अश्विनी वैष्णव, है ना, अश्विनी वैष्णव रेलवे मिनिस्टर है अभी, वैष्णव, ठीक है। चलिए, ये आईटी मिनिस्टर भी है, इसे भी याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, इसे याद कर लीजिएगा। अब यहां पे देखिएगा रेलवे के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। आपको मालूम होगा कि 1924 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था, है ना, 1924 में। उसके बाद 21 सितंबर 2016 में रेलवे बजट ने, ठीक है, रेलवे बजट, सरकार ने रेलवे बजट को आम बजट में मिला लिया और पहली बार 1 फरवरी 2017 में
है ना, 92 साल के बाद रेलवे बजट को आम बजट के साथ पेश किया गया। ठीक है, 2016 में जो है रेल मंत्री पीयूष गोयल जो है वो आखिरी बार रेल बजट पेश किए थे, इसे याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आखिरी बार रेल बजट किसने पेश किया था या किस वर्ष पेश हुआ था, तो 2016, और उस समय रेल मंत्री कौन थे, तो पीयूष गोयल थे, ये याद रखेगा 2016 में। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हाल ही में किस संगठन ने भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान से रोगजनक उत्पत्ति की जांच के लिए एक वैश्विक ढांचा लॉन्च किया है। यानी कि देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंटीजन के लिए, है ना, पैथोजन जो है, पैथोजन ओरिजिन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इंडियन साइंटिस्ट, ये लिखा हुआ है। तो किस भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान के लिए, तो ये किस संगठन के द्वारा ऐसा ढांचा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है WHO के द्वारा, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगर हम लोग WHO की बात करें, ठीक है, WHO की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहां पे है, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, इसे याद कर लेगा, है ना, स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इसका बात करें एस्टेब्लिशमेंट की तो 7 अप्रैल 1948 में इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो है। और आपको बता दें कि इसके जो हेड हैं वो है टेड्रोस एधनोम, है ना, टेड्रोस एधनोम, ठीक है, टेड्रोस एधनोम, ठीक है, एधनोम, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, टेड्रोस एधनोम है, ये याद कर लीजिएगा WHO के द्वारा। और आपको मालूम होगा कि अभी WHO के द्वारा ही मंकी पॉक्स, जिसको एमपॉक्स अब नाम दिया गया है, उसको भी मैटर ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया गया है, यानी कि उसको भी अब जो है महामारी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि सारे जगह पे ये फैलने लग गया है और भारत में भी ये मामला आया है सामने में। ठीक है, एक ही मामला अभी तक आया है मंकी पॉक्स का, जो एमपॉक्स कहला रहा है, अभी भारत में भी इसका जो मामला है वो आ चुका है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया है, WHO के द्वारा किया गया है। और WHO क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ के इसमें सारा चीज ये बता दिया गया है कि ये क्या क्या करता है, कैसे करता है। ठीक है, इसमें बोला WHO के द्वारा एक नया वैश्विक ढांचा पेश किया गया है, जिसका उद्देश्य है नए और फिर से उभरते रोगजनक है उसकी उत्पत्ति की जांच करना और सुव्यवस्थित करना। यानी कि अगर कुछ नया नया बीमारी हो रहा है तो उसका जांच करना कि आखिरकार ये कैसे हो रहा है और उसको अरेंज करना। ठीक है, और जो महामारी पैदा करने की क्षमता रखता है, यानी कि ऐसा रोग जो महामारी पैदा, जैसे कोरोना काल है ना, कोरोना जो था वो महामारी का कारण बना था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद इस ढांचे का उद्देश्य है प्रकोप विधियों में मजबूत कमियों को दूर करना और रोगजनक उत्पत्ति के अध्ययन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण स्थापित करना। ठीक है, तो इसके हिसाब से, और इसमें भारतीय वैज्ञानिकों ने इस ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसमें खास करके पशु मानव इंटरफेस में, ठीक है, अध्ययन के लिए। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा, इसमें इंडियन साइंटिस्ट का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसमें सारा चीज हमने बता दिया क्या क्या करना, मतलब किस लिए ये वाला ढांचा तैयार किया गया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया के लिए न्यूनतम आयु कानून को बनाने की घोषणा की है ना। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है which has announced to minimum age law for the social media use, है ना। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आने वाला समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, हर एक एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन गया है। क्यों? क्योंकि अब देखिएगा छोटे छोटे बच्चे, मतलब वो खिलौना से नहीं खेलते हैं, सोशल मीडिया से खेलते हैं, मोबाइल से खेलते हैं। अगर मोबाइल उनके हाथ से छिन गया तो वो रूठ जाते हैं, रोने लगते हैं। ये बहुत बड़ा कंसर्न का विषय बन गया है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि अभी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि हम लोग इसको रेगुलेट करेंगे, है ना। तो इसको रेगुलेट करेगा, कौन करेगा रेगुलेट? ऑस्ट्रेलियन सरकार के द्वारा रेगुलेट करेगा। ठीक है, ये याद रखेगा। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? यहाँ के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज है, एंथनी एल्बनीज। और यहाँ का अगर बात करें कैपिटल की तो कैनबरा यहाँ का कैपिटल है, ये याद रखेगा, कैनबरा, है ना। कैनबरा जो है यहाँ का कैपिटल है। ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया है कि बच्चे कब, कौन सा एज
जब हो जाएगा तब उनको सोशल मीडिया यूज किया जाएगा, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया के बिना जो है ना, बहुत सारे रील्स का अब जमाना आ गया है, रील्स बना बना के लोग पैसे कमा रहे हैं और रील्स बनाने के लिए सारे हदें पार कर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज हमारे जो सोसाइटी है उसको खराब कर रहे हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये चिंता का विषय है और इसके लिए ये जो रूल है ना, इसमें भारत को भी सोचना चाहिए कि हमें इसमें कुछ नया नया रूल्स लेके आना चाहिए। हालांकि आईटी रूल्स पेश किया गया है, कुछ जो हमारे यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, इनको भारत सरकार आईटी रूल्स के द्वारा ये रेगुलेट किया गया है कि अगर कुछ भी आपत्तिजनक टिप्पणी कोई पोस्ट करता है फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो उसको ओरिजिन बताना पड़ेगा, है ना, कि आप ये जो पोस्ट है ये किसने बताया, मतलब किया है, किसने पोस्ट किया है, सारा चीज इसको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ की करेंसी जो है वो डॉलर ही चलता है, तो इसे याद कर लीजिएगा, डॉलर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें सारा चीज हमने बोल दिया। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है जो यहाँ के ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री है, इनका नाम एंथनी एल्बनीज ने कहा है कि वो बच्चों की सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया के लिए न्यूनतम आयु कानून का पेश करेंगे, है ना, यानी कि ये सोशल मीडिया यूज कब तक कौन से बच्चे कर पाएंगे, इसके लिए ये अभी ये बिल लेके आने वाले हैं। ठीक है, पिछले 21 अगस्त को मिसिंग विश्वविद्यालय के सीएन मॉड में ये सब सारे चीज जो चिल्ड्रेन हॉस्पिटल के द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य के पर किए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षण में ये ऐसा पता चला है कि बहुत जो है सोशल मीडिया का प्रभाव के कारण बच्चे का जो तबीयत है वो बहुत खराब हो रहा है, बहुत गंभीर रूप से ये लोग बीमारी का शिकार बन रहे हैं, इसलिए ऐसा ये कदम उठाया गया है। ठीक है, चलिए, आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि ये क्यों किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि सर्वेक्षण के अनुसार 2/3 माता पिता बच्चों द्वारा उपकरणों पर बिताए जाने वाले समय के लेके चिंतित है। यानी कि देखिएगा, अगर हमारे पास 24 आवर्स है, तो अगर एक फैमिली में बच्चे और जो फैमिली होते हैं, मान लीजिए 4 मेंबर का एक फैमिली है, तो मोबाइल और सोशल मीडिया कोई भी एक दूसरे के साथ वार्तालाप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा चिंता के विषय है। ठीक है, और सभी लोग अपने आप में बिजी हैं, मम्मी अपने सीरियल देखने में बिजी हैं, पापा अपने मोबाइल लैपटॉप में बिजी हैं, बेटा अपना गेम खेल रहा है, तो ये सोशल मीडिया का इफेक्ट है, ये इसी के लिए ये सारा चीज बताया गया है। और ये बोला गया है कि कम से कम जो 1/3 2/3 माता पिता हैं जो अपने बच्चों को उपकरण के बिना यहाँ पे जो बिता रहे हैं वो उससे चिंतित है। तो इसका क्या हो सकता है सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन है कि बच्चे को खेलने के लिए इजाजत दीजिए, बाहर निकलने के लिए इजाजत दीजिए, साइकिलिंग करने के लिए इजाजत दीजिए, ये सब सारे क्या है सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें कुल स्क्रीन टाइम, अच्छा स्क्रीन टाइम को लेके भी हुआ है कि आप कितना देर तक स्क्रीन को देखते रहते हैं, इससे हमारा आई पे भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, वो सारा चीज है जो इस वर्ष बच्चों की स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं की सूची में क्रमश पहले और दूसरे स्थान पर है। ये याद रखिएगा, सोशल मीडिया, है ना, स्क्रीन टाइम। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा पूरा का पूरा। और ये किस सरकार के द्वारा किया गया है? ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा, और ये अच्छा कदम कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, है ना। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे प्रौद्योगिकी और एआई में, यानी कि टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रभावशाली के लोगों में से एक में नामित किया है, यानी कि सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक किनको अभी टाइम्स मैगजीन के द्वारा नामित किया गया है। ठीक है, तो एआई टेक्नोलॉजी और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा यह नामित किया गया है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें जो है, इसमें अश्विनी वैष्णव जी को रखा गया है टाइम्स मैगजीन के द्वारा, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और ये भारत के आईटी मिनिस्टर भी हैं, है ना, भारत के आईटी मिनिस्टर भी हैं, ये भी याद रखिएगा। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री इनके पास है, और साथ ही साथ रेलवे मिनिस्ट्री भी है ना, रेलवे मिनिस्ट्री भी है। और ये पिछला जो मोदी जी के कैबिनेट जो 17वीं जो लोकसभा था उसमें भी ये क्या थे, ये रेलवे मिनिस्टर थे। और 8वीं लोकसभा में भी इनको क्या मिला है, रेलवे ही मिनिस्टर मिला है। जो पहले था वो अब भी इसमें है। ठीक है, और जैसे शिक्षा मंत्रालय किनके पास है? तो शिक्षा मंत्रालय पहले भी धर्मेंद्र प्रधान जी थे, अब भी धर्मेंद्र प्रधान है। लेकिन कृषि मंत्रालय जो है, कृषि मंत्रालय अब जो है शिवराज सिंह चौहान जी के पास है। और पंचायती राज मिनिस्टर जो है वो बिहार के राजीव रंजन सिंह या उर्फ लल्लन सिंह के पास है, ये याद रखेगा। एमएसएमई मंत्रालय ये हमारे जीतन राम मांझी जी के पास है। ठीक है, ये याद रखेगा। उसको कुछ मंत्रालय भी हमने बात कर,
ठीक है, ये सब सारा चीज हुआ है टाइम पत्रिका में। वैष्णव जी को ये प्रभावशाली के रूप में है। और यहाँ पे देखिए शेपर्स श्रेणी में इनके नामित किया गया है, शेपर्स के श्रेणी में। ठीक है, एआई आपको मालूम होगा एआई क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप लोग चैट जीपीटी का नाम सुने होंगे, चैट जीपीटी का नाम सुने होंगे। ये जो है एआई चैटबॉट है ना। और आपको मालूम होगा कि कोरोना समय में चैट जीपीटी जो रोबोट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, तो आरपीएफ के द्वारा एक रोबोट का निर्माण किया गया था जो लोगों को फेस एनालाइज करके मास्क प्रोवाइड करते थे। उसका नाम क्या था, कैप्टन अर्जुन, है ना। वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट था। ठीक है, चलिए चैटबॉट वगैरह के बारे में आप लोग सुने ही होंगे। और इसमें एक कहा गया कि इसमें देखिएगा इस सूची में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को भी रखा गया है और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला को भी रखा गया है। ओपन एआई के जो सीईओ सैम ऑल्टमैन, ये तो अब नहीं है लेकिन इनको भी रखा गया है ना। और मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, जो फेसबुक है ना, फेसबुक और मेटा, उसके जो सीईओ जो है वो मार्क जुकरबर्ग ही है। इनको भी इस सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए नंदन नीलेकनी जो है इन्फोसिस के संस्थापक, इनको भी प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इस सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, इसीलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास, संयुक्त यानी कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अभ्यास, ये जो अभ्यास 2024 जो है, युद्ध अभ्यास 2024 किन दो देशों के बीच हुआ है और ये कहां पे हुआ है, तो ये राजस्थान में हुआ है, राजस्थान में। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, राजस्थान में शुरू हुआ है। तो ये किसके द्वारा हुआ है, युद्ध अभ्यास 2024, ये किन दो देशों के बीच हुआ है, तो अमेरिका और भारत के बीच हुआ है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये शुरू हुआ है युद्ध अभ्यास 2024। ठीक है, इसे भी याद कर लीजिएगा। और अमेरिका और यूएसए के बीच क्या होता है, तो टाइगर ट्रम्प जो है वो भी अमेरिका और यूएसए के बीच होता है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें श्रीलंका का, तो श्रीलंका और भारत के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, तो श्रीलंका और भारत का स्लिनेक्स होता है, स्लिनेक्स है ना, श्रीलंका का स्लिनेक्स, श्रीलंका के साथ स्लिनेक्स होता है। हैंड इन हैंड जो चाइना के साथ होता है, भारत और चाइना के साथ क्या होता है, हैंड इन हैंड, ये याद रखिएगा, हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड जो एक्सरसाइज है वो भारत और श्रीलंका के बीच होता है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आप पूछा जाएगा कि बोंगो सागर किसके बीच होता है युद्ध अभ्यास, बोंगो सागर है ना, बोंगो सागर युद्ध अभ्यास ये किन दो देशों के बीच होता है, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच होता है, इंडिया एंड बांग्लादेश, इसे याद कर लीजिएगा, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच होता है। ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, बोंगो सागर। ठीक है, और अगर आपको पूछा जाएगा कि सूर्य किरण किन देशों के बीच होता है, तो सूर्य किरण जो है वो इंडिया और नेपाल के बीच होता है, इसे याद कर लीजिएगा, इंडिया और नेपाल के बीच, है ना, इंडिया और नेपाल के बीच। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, इंडिया और नेपाल के बीच। ठीक है, तो कुछ एक्सरसाइज यहाँ पे हमने आपको रफली बता दिया, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और अमेरिका, है ना, युद्ध अभ्यास 2024। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। और ये इसका कौन सा संस्करण था, 20वां संस्करण था, इसे याद कर लीजिएगा। और ये कहां पे हुआ है, तो राजस्थान के महाजन जो फील्ड रेंज है वहां पे हुआ है। ठीक है, और ये कब से कब होगा, तो 9 सितंबर से लेके 20 सितंबर चलेगा यहाँ पे। ठीक है, 2004 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच ये पहला संस्करण को मनाया गया था, 2004 में ये पहला शुरू हुआ था। ठीक है, इसमें भारतीय सेना की टुकड़ी जिसमें राजपूत रेजिमेंट भी शामिल है, ये सब सारे चीज दिया हुआ है, इतना है ना। अच्छा, इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है, आतंकवाद विरोधी अभियान को चलाने में दोनों देशों की सैन्य क्षमताओं को बढ़ावा देना, यानी कि एंटी टेररिज्म के खिलाफ इसका ये जो युद्ध अभ्यास है वो होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, हाल ही में एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। एशियाई जो ओलंपिक है उस परिषद के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर ए रणधीर सिंह, ऑप्शन नंबर बी अरविंद पनहरिया, ऑप्शन नंबर सी रविंद्र कुमार त्यागी और ऑप्शन नंबर डी संजय कुमार झा। तो देखिएगा एशियाई ओलंपिक परिषद के जो अभी अध्यक्ष के रूप में रणधीर सिंह को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, रणधीर सिंह। ठीक है, एशियाई ओलंपिक काउंसिल के रूप में, मतलब इनका अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट के रूप में इनको नियुक्त किया गया है रणधीर कुमार सिंह को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, इसे याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे दिया हुआ रणधीर सिंह इनको अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, अनुभवी खेल प्रशासक रणधीर कुमार सिंह को 44वीं आम सभा में जो हुआ था, एनुअल जनरल मीटिंग हुआ था, उसमें ये इनको अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है,
उसके बाद सारा चीज इसमें बोला गया है। देखिए 1991 से लेकर 2015 तक ओसीए के महासचिव यह सब पद पर समाप्त कर दिया गया था और उसके बाद 2021 में इसके आजीवन उपाध्यक्ष रहे। ठीक है, इसके बारे में सारा चीज दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहां पे देखिएगा, ये वाला थोड़ा सा आप लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नियुक्तियां जनवरी से लेके सितंबर 2024 तक, जो कि हमको थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा, उसको हम लोग लेके आए। जैसे 16 फाइनेंस कमीशन के जो अध्यक्ष है कौन है? अरविंद पनघड़िया जी हैं। ठीक है, ये कौन है? अरविंद पनघड़िया जी हैं। ठीक है, और यहां पे देखिएगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एडीबी, एडीबी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? तो विकासशील है। ठीक है, साथ ही साथ सेक्रेटरी, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया, ये तनु सिंह है। ठीक है, उसके साथ साथ आईसीसी में फर्स्ट फीमेल न्यूट्रल अंपायर कौन है? तो शिव रेडफर्म है, ये याद रखिएगा। ये सब थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और पार्ट टाइम मेंबर इन द 16 फाइनेंस कमीशन, देखिए यहाँ पे 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनघड़िया। और उसमें पार्ट टाइम मेंबर कौन है? तो डॉक्टर सौम्यकांति घोष है, इसे याद कर लीजिएगा, डॉक्टर सौम्यकांति घोष। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ रहा होगा इसका महत्व। और ट्राई के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अनिल कुमार लाहौटी को। ठीक है, पावर ग्रिड के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो रविंद्र कुमार त्यागी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, उसके बाद चेयरमैन ऑफ लोकपाल, लोकपाल के चेयरमैन कौन है? अजय मणिकर राव और खानविलकर। उसके बाद इंडिया फर्स्ट फीमेल पिच क्यूरेटर, ये को नियुक्त किया गया है? जसिंता कल्याण को, है ना। तो ये पहले का आपको नियुक्तियां हम बता रहे हैं, जनवरी से लेकर सितंबर से लेकर जनवरी 2024 से लेकर सितंबर 2024 तक। ठीक है, ठीक है। उसके बाद विजिलेंस कमिश्नर इन सीवीसी किसको नियुक्त किया है? राजीव को। उसके बाद चीफ वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र त्रिवेदी को किया गया है। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, ये जो है अभी यहाँ पे स्पीकर ऑफ द बिहार विधानसभा, ये किनको नियुक्त किया गया है? तो नंद किशोर यादव जी को नियुक्त किया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको ये सारा चीज दिया हुआ है। आईआरसीटीसी के जो चेयरमैन है वो कौन है? संजय कुमार जैन है, इसे याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बिहार सेक्रेटरी के अभी नए बने हैं तो ये अमृत लाल मीणा जी हैं, ये करंट, ये रेसेंट न्यूज है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अमृत लाल मीणा जी जो है वो क्या बने हैं? बिहार सेक्रेटरी, है ना, बिहार सेक्रेटरी ये बने हैं, चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार बने हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट है, प्रोटेम स्पीकर ऑफ द 18th लोकसभा, प्रोटेम स्पीकर ये भर्तृहरि मेहताब जी बने हैं, इसे याद कर लीजिएगा, ये भर्तृहरि मेहताब जी को बनाया गया था प्रोटेम स्पीकर। जब लोकसभा स्पीकर जब ये देते पद छोड़ते तो उस समय शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ताकि सभी जो सदस्य हैं उनको शपथ दिलाया जाएगा, उसके लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। तो उस समय कौन थे? भर्तृहरि मेहताब, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी सारा चीज आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पे सारा चीज हमने बोल दिया। चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड कुमार हैं अभी, इसे याद कर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में सेमिकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी की है? तो किस राज्य के द्वारा सेमिकॉन इंडिया की मेजबानी की गई है? तो नन अदर देन उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश के नोएडा में कल के दिन ही ये जो है सेमिकॉन इंडिया का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, उत्तर प्रदेश। ठीक, इससे रिलेटेड हम लोग बातें कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 11-13 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमीकंडक्टर इंडिया, सेमिकॉन इंडिया, ये जो है इसका आयोजन किया गया। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन है, इसका उद्घाटन कौन किए हैं? तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या है? भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र को ऊपर उठाना और देश को एक महत्वपूर्ण वैश्विक दावेदार के रूप में स्थापित करना। यानी कि सेमीकंडक्टर के रूप में हमको एक आत्मनिर्भर बनने का इसका लक्ष्य है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए इस सेमीकंडक्टर प्रदर्शनी और सम्मेलन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया और प्राइवेट प्रोडक्ट्रॉनिक इंडिया के साथ यहाँ पे आयोजित किया गया है। इस आयोजन में कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भी हिस्सा लिए हैं। ठीक है, सारा चीज आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ? ग्रेटर नोएडा में हुआ है। चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो इसमें स्टैटिक फैक्ट्स भी आएगा, तो स्टैटिक जीके को भी हम लोग बातें कर लेते हैं ना, स्टैटिक जीके। ठीक है, स्टैटिक जीके अब हम लोग बात कर लेते हैं। स्टैटिक जीके में क्या है?
उत्तर प्रदेश का अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमा कहाँ कहाँ से लगता है, तो नेपाल से भी लगता है, बिहार से भी लगता है। ये देखिएगा, ये हम लोग इंडिया का मैप में उत्तर प्रदेश बना लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इसकी राजधानी लखनऊ है, उत्तर में उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड अब हो गया ये उत्तराखंड, और नेपाल से सीमा लगता है। उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश से सीमा लगता है, ये देखिएगा हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद पूर्व में बिहार और झारखंड से सीमा लगता है, तो पूर्व में यहाँ पे बिहार है और ये झारखंड है, इससे सीमा इसका लगता है, ठीक है। साथ ही साथ पश्चिम में हरियाणा और दिल्ली और एवं राजस्थान से लगता है, और दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगता है। तो दक्षिण में हमारा ये मध्य प्रदेश है और साथ ही साथ यहाँ पे छत्तीसगढ़ भी है, ये याद रखिएगा। इधर में राजस्थान और हरियाणा से भी लगता है, ठीक है। मध्य प्रदेश हमने आपको बता दिया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और आनंदीबेन पटेल जो है यहाँ के अभी वर्तमान राज्यपाल है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित गोविंद बल्लभ भाई पंत थे और प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो ये सुचिता कृपलानी थी, इसे याद कर लीजिएगा। जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश जो है ये यहाँ पे लगभग 20 करोड़ जनसंख्या ये कंसिस्ट करता है, अपने में रखता है, और जहाँ की पुरुष जनसंख्या 10.44 करोड़ है और महिला जनसंख्या 9.53 करोड़ है। उसके बाद जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। साथ ही साथ लिंग अनुपात की बात करें तो 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। कुल साक्षरता दर की बात करें तो 67.7% कुल साक्षरता दर है राज्य का, और पुरुष साक्षरता दर कितना है 77.3%, ठीक है। तो इसे याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे महिला साक्षरता दर 57.2%। यहाँ पे मुख्य जो भाषा है वो हिंदी बोली जाती है और दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट है और यहाँ पे जिलों की संख्या क्या है 75। यहाँ पे विधानमंडल है द्विसदनात्मक, यानी कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 404। उसके बाद विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 100, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 31 और लोकसभा में सदस्यों की संख्या 80। राजकीय पशु बारहसिंगा है और राजकीय पक्षी जो है वो सारज अथवा क्रोंच है। राजकीय पुष्प ब्रह्म कलश है। राजकीय जो चिन्ह है वो मछली है और स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को यह स्थापना किया गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ताजमहल, कुशीनगर, वाराणसी, ठीक है, काशी, ये सब यहाँ पे क्या है स्थल है घूमने का, आगरा वगैरह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा भोटिया जनजाति और थार जनजाति, थारू, ये सब यहाँ का प्रमुख जनजातियां हैं, ठीक है। बाकी सारा चीज इसके बारे में तो हमने बता के रखा है, ठीक है, और तो कुछ नहीं है। और यहाँ पे देखिएगा ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, ठीक है, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में नागरिक उड्डयन और दूसरे एशिया प्रशांत मंत्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है, तो देखिएगा सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो कि सिविल एविएशन में हुआ था, ये किसके द्वारा किया गया है, ये भारत के द्वारा होस्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुआ है भारत में, नई दिल्ली में, है ना, भारत मंडपम में, ठीक है। अगर आपसे बात किया जाएगा कि मोदी कैबिनेट में सबसे यंग मंत्री कौन है, मोदी कैबिनेट जो 3.0 है इसमें सबसे यंग मंत्री कौन है, यंग मंत्री, है ना, यंग मिनिस्टर कौन है, तो ये आपको मालूम होगा कि सिविल एविएशन मिनिस्टर जो है ये राम मनोहर नायडू, है ना, राम मनोहर नायडू, है ना, ये सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, ये से याद रखिएगा। और इनसे पहले जो 17वीं लोकसभा था उसमें सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन थे, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर था, ठीक है। इस सम्मेलन का मेजबानी जो है ये 11 से 12 सितंबर 2024 भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ठीक है। इसमें सारा चीज ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि देखिएगा ये जो महत्वपूर्ण जो मीटिंग हुआ है इसमें क्यों, क्योंकि ये वैश्विक स्तर पर भारत जो है तीसरे सबसे बड़े घरेलू उत्पादन यानी कि डोमेस्टिक एयरलाइंस में भारत तीसरे स्थान पर है, ये याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए इसमें सारा चीज बात किया गया है। नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे इसमें बनाया जाएगा, नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे, ठीक है। ये सब कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए ये मीटिंग किया गया है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये जो एशिया प्रशांत मंत्री परिषद जो मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन है ये तो इसका दूसरा संस्करण था, तो पहला संस्करण कब हुआ था, तो पहला संस्करण जो है ये 2018 में चाइना के बीजिंग में हुआ था, ठीक है। तो
चाइना के बीजिंग में इसका सेकेंड संस्करण हुआ था, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में गंभीर रूप से लुप्तप्राय लंपी कछुआ प्रजाति को निम्न में से किस राज्य में देखा गया है? तो यहां पे देखिएगा एक लुप्तप्राय यानी कि इंडेंजर्ड कैटेगरी के टॉर्टोइस को देखा गया है ना, कछुआ को देखा गया है, ठीक है। और ये कौन सा राज्य में देखा गया है? तो ये देखा गया है आपका हरियाणा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अभी हरियाणा में देखा गया है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, हरियाणा में। और हरियाणा में कहां पे देखा गया है? तो अरावली की जो पहाड़ियां हैं वहां पे इसको देखा गया है, ये याद रखेगा ना। अब हरियाणा स्टेट ना देखे, आपसे अरावली विंध्या पर्वत ऐसा भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये अरावली आपको मतलब याद रखना है, ठीक है। शोध सर्वेक्षण के दौरान ये इसमें देखा गया है। और कौन सा? दमदमा जो लेक है ना, दमदमा झील, उस क्षेत्र में इसको देखा गया है, ठीक है। कछुआ जो है वो पीछे भूरे या जैतून के खोल और बीच स्पष्ट काले धब्बे के साथ मध्यम आकार का है, ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ भूरे कलर का ये कछुआ है, ठीक है। और ये कुछ साल पर्णपाती और पहाड़ी सदाबहार जंगलों में पाया गया है, ठीक है। ये कछुआ जो है पर्णपाती जो जंगल होता है, सदाबहार जो जंगल होता है, उसमें यह पाया गया है। इस कछुए की खोज सुनील हरसाना और नितेश कौशिक ने की है। तो इसे याद कर लीजिएगा, ये कछुआ जो है ये किसके द्वारा खोजा गया है? तो सुनील हरसाना और नितेश कौशिक के द्वारा ये खोजा गया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये कछुआ आमतौर पर नमी वाले स्थानों पर पाया जाता है, लेकिन अरावली में इसका पाया जाना एक मान्यता बात से कहीं अधिक सामान्य बात है, यानी कि ये सामान्य बात नहीं है, ठीक है। ये कछुआ कहां पे? आमतौर पर नमी वाले स्थानों पर पाया जाता है, लेकिन ये अरावली क्षेत्र में पाया जाने वाला ये असामान्य बात है, इसीलिए इसको कवर अप किया गया, ठीक है। और आपको बता दें कि 2018 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेटिव ऑफ नेचर IUCN की खतरे वाली प्रजाति की लाल सूची में इसको यानी कि रेड डेटा बुक में इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, रेड डेटा बुक, ठीक है। ये IUCN के द्वारा ये बुक जारी किया जाता है कि जो लुप्तप्राय प्रजाति है, यानी कि बहुत कम देखा जाता है, उसको IUCN के द्वारा रेड डेटा बुक में रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे A to CD मापदंड के तहत गंभीर रूप में संकटग्रस्त सूची में इसको रखा गया है, यानी कि एंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको रखा गया है, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे ये सारा चीज। अब हरियाणा की बात कर लेते हैं। तो हरियाणा आपका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हरियाणा है। और भारत का ये देखिएगा, यहाँ पे हरियाणा की राजधानी की बात करें तो चंडीगढ़ है, ठीक है। और चंडीगढ़ भारत का UT भी है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्षेत्र यहाँ पे 44,212 वर्ग किलोमीटर है। सीमा की बात करें तो उत्तर में हिमाचल प्रदेश से और पंजाब से लगता है, दक्षिण एवं पश्चिम में राजस्थान से लगता है ना, राजस्थान से, ठीक है। इसके बाद ये याद रखिएगा पूर्व में उत्तर प्रदेश से लगता है। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है ये नायाब सैनी है, इसे याद कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे राज्यपाल की बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा। पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हुआ करते थे। प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो भगवत दयाल शर्मा थे। और प्रथम राज्यपाल की बात करें तो धर्मवीरा थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसकी जनसंख्या 2.53 करोड़, जिसमें से पुरुष जनसंख्या 1.34 करोड़ है और महिला जनसंख्या 1.18 करोड़ है। जनसंख्या घनत्व 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और लिंग अनुपात की बात करें तो 879 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। कुल साक्षरता दर की बात करें तो 75.6% और पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 84.1%। और महिला साक्षरता दर 65.9%, जिसमें यहाँ पे मुख्य भाषा में हिंदी और हरियाणवी बोली जाती है। यहाँ पे चंडीगढ़ उच्च न्यायालय है और 22 जिला है यहाँ पे, ठीक है, 22 जिला, ठीक है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विधानमंडल एक सदनात्मक है। यहाँ पे विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितना है? 90। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितना है? 5। और लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितना है? 10, ठीक है। प्रमुख खाद्यान्न फसलों में चावल, बाजरा, जौ ये है। राजकीय पशु जो है नीलगाय है। और राजकीय पक्षी यहाँ पे काला तीतर। राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। मुख्य जो नगर है, ये सब छोड़ दीजिए, मुख्य नगर बहुत सारा चीज है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक है लोहरी, यहाँ का पर्व जो है वो बहुत प्रमुख है, मनाया जाता है, लोहरी पर्व और टिक्का पर्व, ठीक है। हवाई अड्डा, और यहाँ पे देखिएगा हवाई अड्डा, यहाँ पे लॉ आयस्क वगैरह अंबाला में पाया जाता है। ये सब सारा चीज यहाँ पे बोला गया है, ठीक है।
उसके बाद वन्य जीव में बात करें तो छतरपुर और सुल्तानपुर जो झील है, ये वन्य प्रणाली जो प्राणी है वो झील यहाँ पे पाया जाता है, पक्षी अभयारण्य है। उसके बाद नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये करनाल में है ना, नेशनल डेयरी करनाल, ये जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये हरियाणा के करनाल में स्थित है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद और तो कुछ यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। कृषि पे पूरा ये राज्य है, इसे याद कर लीजिएगा। लोक नृत्य की बात करें तो लोक नृत्य जो है यहाँ पे रासलीला, धमाल नृत्य, घूमर नृत्य और सपेला नृत्य, ये सब होता है। प्रमुख उद्योग यहाँ पे सूती वस्त्र, शीशा और सीमेंट का फैक्ट्री यहाँ पे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सारा चीज होता है। ये आपका इंग्लिश वर्जन है, ठीक है। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर हमारे ये प्रयास अच्छा लगता है और कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।